हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा मोटे और कुछ लोग जरूरत से ज्यादा पतले या कमजोर होते हैं। इसी तरह अनेक बच्चे छोटी उम्र में ही मोटापे और कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे काफी कमजोर या पतले होने की वजह से बीमारियों से ग्रसित होते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोग या बच्चे खाते पीते नहीं है या उन्हें खाने की वस्तुएं नहीं मिलती हैं। दरअसल इस तरह के मोटापे या बीमारियों की सबसे बड़ी वजह होती है उनका संतुलित आहार नहीं खाना। संतुलित आहार नहीं लेने से न केवल शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है, बल्कि व्यक्ति की उत्पादकता भी कम हो जाती है। दरअसल संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल शारीरिक जरूरत के हिसाब से उचित मात्रा में मौजूद हो। आज के वीडियो में जानेंगे इन पोषक तत्वों के बारे में कुछ मजेदार बातें। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। मिनरल्स क्या होते हैं? अगर आप मिनरल्स शब्द सुन के पत्थरों या चट्टानों के बारे में सोच रहे हैं तो आप सही हैं। मिनरल्स कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, जस्ता जैसे पदार्थ हैं जो चट्टानों और मिट्टी में पाए जाते हैं। अनुकूल पोषण के लिए भी उनकी आवश्यकता होती है। 16 अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं जो हमारे आहार में आवश्यक माने जाते हैं। बहुत कम मात्रा में कई अन्य मिनरल्स की आवश्यकता हो सकती है। मिनरल्स या खनिजों के विभिन्न प्रकार हैं। मिनरल्स को माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स के रूप में बांटा गया है। माइक्रो मिनरल्स वे हैं जो शरीर में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और आहार में बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस इन 7 माइक्रो मिनरल्स में से 2 हैं जिनकी हमें अपने आहार में आवश्यकता होती है। ट्रेस मिनरल्स हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं और आहार में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। हमें अपने आहार में लोहे और जस्ता यानी जिंक सहित 9 ट्रेस मिनरल्स को शामिल करने की आवश्यकता होती है। मिनरल्स शरीर की कई प्रक्रियाओं को विनियमित करने का भी काम करते हैं। सोडियम और पोटेशियम हमारे नर्वस सिस्टम के कार्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेस मिलियम सेलेनियम विटामिन ई के साथ एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और कोशिकाओं को ऑक्सीजन द्वारा क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। चलिए जानते हैं कुछ खाद्य पदार्थ में ही मिनरल्स पाए जाते हैं। सभी खाद्य समूहों में मिनरल से भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए दूध कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है और मांस आयरन और जिंक से भरपूर होते हैं। फल और सब्जियां पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। साबुत अनाज मैग्नीशियम और सेलेनियम से भरपूर होते हैं। नट्स और बीज तांबे और मैग्नीशियम के स्रोत हैं। अपने आहार में सभी तरह के मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक खाद्य समूह से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर आयरन, जिंक जैसे कुछ मिनरल्स को पौधों से मिले खाद्य पदार्थों की तुलना में पशुओं से मिले खाद्य पदार्थों से ज्यादा बेहतर तरीके से ले सकता है। फाइटेट और ऑक्सलेट जो मुख्य रूप से साबुत अनाज, सब्जियां और फलियों में पाए जाते हैं। प्लांट बेस्ड यानी कि पौधों पे बेस्ड खाद्य पदार्थ कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स के महत्वपूर्ण सोर्स हैं। इसीलिए विभिन्न प्रकार के पौधों पे बेस्ड खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स प्रदान कर सकते हैं। मिनरल्स आमतौर पर भोजन में हमेशा बने रहते हैं। ये खाने को पकाने, डिब्बा बंद करने, जमाने के बाद भी भोजन में बने रहते हैं। हालांकि प्रोसेस किया हुआ फ्रूट कई मिनरल्स की सामग्री को प्रभावित कर सकता है। प्रोसेस्ड फूड में फास्फोरस की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। प्रोसेसिंग सब्जियों में भी सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को प्रभावित करता है। ताजी सब्जियां पोटेशियम से भरपूर होती हैं और इनमें स्वाभाविक रूप से सोडियम कम होता है। रेडीमेड या प्रोसेस्ड फूड में सोडियम और नमक की मात्रा जरूरत से ज्यादा अधिक होती है। आवश्यक खनिजों की मात्रा वास्तव में एक स्वस्थ आहार के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा से बहुत कम होती है। अधिकांश वयस्कों को प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिलीग्राम आयरन और जिंक की। हमें 100 माइक्रोग्राम से भी कम सेलेनियम और मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। आपको यह अंदाजा देने के लिए कि ये कितना कम है, 1 चम्मच सेलेनियम 90,000 से भी अधिक वयस्कों की दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। प्रसव काल में महिलाओं के लिए भोजन से मिलने वाला आयरन अक्सर पर्याप्त नहीं होता। जिन लोगों को दूध से एलर्जी होती है उन्हें पर्याप्त कैल्शियम प्राप्त करने में भी कठिनाई हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को अपने चिकित्सकों से उन सप्लीमेंट्स के बारे में पूछना चाहिए जो उनके लिए सही है। कई मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में विषाक्त हो सकते हैं। इनके बुरे प्रभाव से कब्ज से लेकर किडनी डैमेज तक होने की संभावना है। अधिकांश मिनरल के अधिकतम सेवन के लिए एक रिकमेंडेड लिमिट बनाई गई है। ज्यादातर मिनरल्स की एक्सेस शरीर में हाई डोज सप्लीमेंट्स खा लेने से होती है, जो अक्सर लोग बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद ही अपने आप शुरू कर देते हैं। किसी भी तरह का सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से अपनी जांच जरूर करवाएं। साथ ही अगर आप किसी तरह के मेडिकेशन में और कोई सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हैं, उस स्थिति में भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। खासकर मेडिकेशन की स्थिति में सप्लीमेंट्स आपके शरीर में किसी तरह का रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी बन जाती है। फैक्ट 2। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका शरीर विभिन्न तरीकों से उपयोग करता है। हमें अपने आहार से विटामिन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है क्योंकि हम उन्हें अपने शरीर में नहीं बना सकते। 13 अलग अलग तरह के विटामिन हैं जिन्हें मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के रूप में पहचाना गया है। विटामिन को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन या फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी पानी में घुलने वाले या फैट में घुलने वाले विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन में विटामिन सी और बी शामिल है और फैट में घुलनशील विटामिन ए, डी,
ई और के हैं। पानी और फैट में घुलने वाले विटामिन में इस बात का अंतर होता है कि वह पानी में कितनी आसानी से घुल जाते हैं। ये हमारे शरीर में विटामिन को सोखने की क्षमता को प्रभावित करता है। अधिकांश विटामिनों के रासायनिक नाम और अक्षर नाम दोनों होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन या पानी में घुलनशील विटामिन की लिस्ट इस प्रकार है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी भी कहते हैं, थायमिन यानी विटामिन B1, राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2, नियासिन यानी विटामिन B3, पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6, कोबैलामिन यानी विटामिन B12, फोलेट, पेंथोथेनिक एसिड और बायोटिन। फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलने वाले विटामिन की लिस्ट इस प्रकार है। रेटिनॉल जिसे आप विटामिन ए के रूप में जानते हैं, कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी, टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई, फाइलो और मीनाकिनोन जिसे विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन कई प्रतिक्रियाओं में काम करते हैं जो शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए का ही एक रूप है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। ये रक्त की कोशिकाओं को ऑक्सीजन द्वारा क्षतिग्रस्त होने से रोकते हैं। विटामिन ए हमारी सामान्य दृष्टि के लिए और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। कहीं कटने या छिलने के बाद लगातार खून न बहता रहे इसलिए खून जम जाता है जिसे क्लॉटिंग कहते हैं। इसके लिए विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण है। सभी खाद्य समूहों में विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं। दूध में स्वाभाविक रूप से राइबोफ्लेविन होता है और यह विटामिन ए और डी से समृद्ध होता है। अनाज उत्पादों में अतिरिक्त थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और फॉलिक एसिड होता है। विटामिन सी फलों और सब्जियों में पाया जाता है जबकि केवल पशु खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से विटामिन B12 होता है। कुछ हाई फैट फूड्स जैसे कि वनस्पति तेल, सलाद की ड्रेसिंग, नट्स, बीज, मेयोनीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं। आपके शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक खाद्य समूह से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना महत्वपूर्ण है। फैक्ट 3। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं और प्रत्येक प्रोटीन का अपना अनूठा अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है जो इसके आकार और कार्य को निर्धारित करता है। 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। हमारा शरीर प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक 11 अमीनो एसिड बना सकता है लेकिन अन्य 9 को नहीं बना सकता। इसलिए हमें इन्हें अपने आहार से प्राप्त करना चाहिए। उच्च स्तर के सभी आवश्यक अमीनो एसिड को प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं मांस, पोल्ट्री, अंडे, मछली, दूध, पनीर और दही। आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करने वाले शाकाहारी खाद्य पदार्थों में शामिल है सब्जियां, फल, अनाज, अधिकांश फलियां, नट और बीज। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में 1 या 2 अमीनो एसिड कम होते हैं। प्रत्येक भोजन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड युक्त खाद्य पदार्थ खाना आवश्यक नहीं है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर में जो भी खाते हैं वो सभी आवश्यक अमीनो एसिड और कुल प्रोटीन को पर्याप्त मात्रा में प्रदान करता हो। शाकाहारी आहार में ये बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि शाकाहारी लोग सब्जियां, फलियां, अनाज, नट और बीज युक्त विविध आहार खाते हैं तो उन्हें प्रत्येक आवश्यक अमीनो एसिड की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने में और अपनी प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शरीर में प्रोटीन के कई कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन पाचन में मदद करते हैं। वे लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं जो हमारे पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। ये मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, कार्टिलेज, बाल, नाखून, दांत और त्वचा के लिए रूपरेखा और समर्थन प्रदान करते हैं। प्रोटीन शरीर को संक्रमण से लड़ने में भी मदद करते हैं। गर्भवती महिलाएं या वे महिलाएं जिनके बच्चे अभी 1 साल से छोटे हैं, इनके अलावा सभी वयस्कों के लिए हर किलोग्राम पर 0.8 ग्राम प्रोटीन जरूरी होता है। प्रोटीन की जरूरत उम्र, लिंग और शरीर के वजन के हिसाब से अलग अलग होती है। प्रोटीन के स्रोतों में मीट, पोल्ट्री, नट्स, बीज, मछलियाँ, अंडे, फलियां जैसे कि बीन्स, मटर या दालें, सोया आधारित खाद्य पदार्थ, डेयरी खाद्य पदार्थ और अनाज शामिल हैं। अधिकांश लोग अपने शरीर की जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं और इससे उन्हें कोई ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होते। हालांकि प्रोटीन के कुछ विकल्प दूसरों की तुलना में कम स्वास्थ्यकारी हो सकते हैं क्योंकि उनमें सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। किसी भी तरह का प्रोसेस किया हुआ या पैकेज्ड मीट जो फैक्ट्री में बना हो उसमें ज्यादातर सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है। हृदय रोग जैसी घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए सैचुरेटेड फैट्स युक्त प्रोटीन के स्रोतों को कम करने या उनके विकल्पों को ढूंढने की सिफारिश की जाती है। किसी भी तरह के प्रोसेस्ड मीट या प्री पैकेज्ड मीट से बचें। यदि आप मांसाहारी हैं तो बिना प्रोसेस किया हुआ मीट या मछलियां ही खाएं। अगर आप चिकन खाते हैं तो स्किनलेस चिकन खाएं। रेड मीट खाने की जगह मछलियां खाना प्रेफर करें। मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अनसॉल्टेड नट और बीज चुनें जैसे बादाम, पिस्ता या कद्दू के बीज। खाना परोसते समय आपकी प्लेट में प्रोटीन का हिस्सा 1/4 से कम होना चाहिए। फैक्ट 4। हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन 3 पोषक तत्व हैं जो ऊर्जा यानी कैलोरी प्रदान करते हैं। हालांकि स्टार्च और शुगर से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पाचन के दौरान स्टार्च चीनी यानी ग्लूकोज में टूट जाता है। ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट दैनिक गतिविधियों को करने के लिए हमारे शरीर के सेल्स, टिश्यूज और अंगों को ऊर्जा प्रदान करता है। आवश्यकता पड़ने पर बाद में उपयोग के लिए कुछ ग्लूकोज हमारे लीवर और मसल्स के सेल्स में जमा होता है। बच्चों को विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है और वयस्कों को अपना वजन
बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। 1 वर्ष से अधिक आयु के प्रति व्यक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की रिकमेंडेड मात्रा प्रतिदिन 130 ग्राम है, जो हमारे दिमाग और हमारे नर्वस सिस्टम के सही काम करने के लिए बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को जितनी कैलोरीज चाहिए उसका 45 से 65% भाग कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम 4 कैलोरी प्रदान करता है, हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि हमारी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 2000 कैलोरी है, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि हम प्रतिदिन 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं। ज्यादातर खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए अधिकांश लोगों को पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट अपने खाने में मिल जाते हैं। अगर आप हर दिन 20 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो आपका शरीर ईंधन के रूप में उपयोग के लिए आपके शरीर के फैट को तोड़ने का सहारा लेगा। यह प्रक्रिया मस्तिष्क, मांसपेशियों और अन्य अंगों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कीटोन्स का उत्पादन करती है। कम कार्बोहाइड्रेट्स वाला आहार वजन घटाने के लिए प्रभावी हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार की बीमारी या मेडिकल कंडीशन के दौरान ये जोखिम भरा हो सकता है। किसी भी कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार को शुरू करने से पहले अपने डाइटिशियन से परामर्श करें। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। अनाज, फल, दूध, फलियां और सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट होता है। अधिकांश ड्राई फ्रूट्स या नट्स में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा अंडे, पनीर, मीट या मछलियों में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। लेकिन किसी भी प्रकार के प्रोसेस किए हुए खाद्य पदार्थ में अलग से स्टार्च और चीनी मिलाई जाती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भोजन की कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा स्टार्च, शक्कर और फाइबर के बराबर होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। हमें कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए ये हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए खिलाड़ियों और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरी करने के लिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट खाने की जरूरत पड़ती है। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट के सेवन से आपका वजन बढ़ सकता है। फैट, प्रोटीन और शराब भी कैलोरी प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और अल्कोहल के किसी भी संयोजन से हमें जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उससे अधिक कैलोरी लेने से भी वजन बढ़ जाएगा। हमें ऐसे खाद्य पदार्थों को कम खाना चाहिए जिनमें अतिरिक्त चीनी मिलाई गई हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसके बजाय प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले स्टार्च और शक्कर वाले खाद्य पदार्थों का चयन करें। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व लेबल या उनमें मौजूद चीजों की सूची को पढ़कर पहचाना जा सकता है। अतिरिक्त शक्कर के उदाहरण हैं डेक्ट्रोज, लैक्टोज, ब्राउन शुगर, मॉल्ट सिरप, माल्टोज, कॉर्न सिरप, मोलासेस, नेक्टर्स, फ्रक्टोज, शहद, रॉ शुगर, सुक्रोज, इन्वर्ट शुगर और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। लेकिन ऐसे हर खाद्य पदार्थ जिनमें ऊपर से चीनी मिलाई जाती है बुरे भी नहीं होते। ये बनने वाले खाद्य पदार्थों की बनावट, स्वाद और रंग को प्रभावित करते हैं। कुछ खाने जिनमें खमीर की आवश्यकता होती है या फर्मेंटेशन की आवश्यकता होती है उसमें कुछ मात्रा में चीनी मिलाना आवश्यक है। ये आइसक्रीम्स, जैम और बेकरी के आइटम्स को ज्यादा क्रीमी बनाने में मदद करते हैं। फलों के प्राकृतिक रंग, बनावट और आकार को बनाए रखने के लिए भी ऊपर से चीनी मिलाई जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्बोहाइड्रेट एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। साबुत अनाज, फल, जड़ वाली सब्जियां, फलियां और कम फैट वाले डेयरी उत्पादों को चुनना कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्वस्थ तरीका है। फैक्ट 5 प्रोबायोटिक्स को एक अच्छा बैक्टीरिया माना जाता है। अक्सर जब हम बैक्टीरिया या जीवाणुओं के बारे में सोचते हैं तो हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं जो बीमारियों के कारण बनते हैं। जहाँ कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्म जीव हैं जो पर्याप्त मात्रा में दिए जाने पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। अधिकांश प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस या बिफिडोबैक्टीरियम प्रजातियां हैं। कुछ कॉमन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस रमनोसिस, बिफिडोबैक्टीरियम longum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve, बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम। कुछ यीस्ट भी प्रोबायोटिक हो सकते हैं। एक सामान्य प्रोबायोटिक यीस्ट सैक्रोमाइसिस बोलार्डी है। आहार में आए बदलाव से, दूषित खाने से, तनाव से, एंटीबायोटिक से और अन्य दवाइयों से या उम्र बढ़ने से हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ सकता है। प्रोबायोटिक्स हमारे आंतों का संतुलन बहाल करने में और बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी बहुत से लोगों को डायरिया हो जाता है, जिसे रोकने में प्रोबायोटिक्स मदद कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स कब्ज को रोकने में मदद कर सकते हैं और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों के लक्षणों को प्रबंधित यानी मैनेज करने में भी मदद कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने में इस प्रकार मदद करते हैं। ये हमारे आंतों में लैक्टिक एसिड जैसे पदार्थ को पैदा करते हैं जो रोग को पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। ये रोगों को पैदा करने वाले बैक्टीरिया से मुकाबला करते हैं और आंतों के भीतर पोषक तत्वों को बचाते हैं। ये विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को तोड़ते हैं। हमारे आंतों की नर्व्स और मसल्स के कार्य में ये मदद करते हैं। लेकिन प्रोबायोटिक्स हमारे आंतों में स्थायी रूप से नहीं
रहते। इनके लाभकारी प्रभावों को प्राप्त करने के लिए आपको इन्हें बार बार खाना पड़ेगा। अच्छे प्रोबायोटिक की पहचान क्या है? आंतों में पहुंचने तक प्रोबायोटिक्स को जीवित रहने की आवश्यकता होती है, इसलिए एक अच्छे प्रोबायोटिक्स को पेट के अम्लीय यानी एसिडिक वातावरण में जीवित रहने और अन्य जीवाणुओं का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए। एक अच्छा प्रोबायोटिक खाने के लिए सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रोबायोटिक्स की सटीक रूप से पहचान की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार के संदूषण यानी कंटामिनेशन से मुक्त होना चाहिए और इसे उचित रूप से लेबल किया जाना चाहिए। प्रोबायोटिक्स का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि वे पेट खराब, दस्त या अन्य दुष्प्रभावों का कारण न बने। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानव स्वास्थ्य पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्रोबायोटिक्स का और तरीकों से भी परीक्षण किया जाता है। स्वस्थ लोगों के लिए प्रोबायोटिक सुरक्षित माना जाता है। हालांकि वे लोग जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, जैसे कि HIV एड्स के पेशेंट्स या वो लोग जिनका कोई ट्रांसप्लांट हो चुका है या कैंसर के रोगी, उन्हें प्रोबायोटिक्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स कैप्सूल और पाउडर रूप में उपलब्ध हैं। घर में जमा दही प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। स्नैक बार, फ्रूट ड्रिंक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल आदि जो प्रोबायोटिक्स के नाम पे बेचे जाते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। Fact 6. अच्छे स्वास्थ्य के लिए फैट और तेल भी महत्वपूर्ण है। हालांकि फैट और तेल को खाद्य समूह नहीं माना जाता है और डॉक्टर्स इसे कम मात्रा में खाने की सलाह देते हैं। फैट आपके शरीर में ऊर्जा और आवश्यक फैटी एसिड प्रदान करते हैं और आपके शरीर में फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K को अवशोषित यानी सोखने में सक्षम बनाते हैं। आहार में तेल की कम मात्रा में आवश्यकता होती है क्योंकि वे विटामिन E का प्रमुख स्रोत हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। लिनोलेनिक एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। फैट यानी वसा और तेल के कई प्रकार होते हैं। इनमें सैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट शामिल हैं। सभी फैट और ऑयल्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स का एक मिश्रण होता है, लेकिन अलग अलग मात्रा में। सॉलिड फैट्स में लिक्विड ऑयल्स की तुलना में अधिक सैचुरेटेड फैट होता है। रेड मीट, पनीर और चीज में स्वाभाविक रूप से सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। बाजार में मिलने वाले मक्खन में और क्रीम में भी अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है। आहार दिशा निर्देशों में हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए सैचुरेटेड फैट के सेवन को आपके कुल ऊर्जा सेवन के 10% या उससे कम तक सीमित रखने की सिफारिश की गई है। ऐसा करने के लिए सैचुरेटेड फैट की जगह पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फैट को खाना चाहिए। हालांकि अब तक ये माना जाता है कि सैचुरेटेड फैट हृदय रोग का कारण बनता है, पर इस बात पे और गहराई से प्रयोग किया जा रहा है। डेयरी उत्पादों से मिले सैचुरेटेड फैट हृदय रोग का खतरा नहीं बढ़ाते हैं। हाल के एक अध्ययन से ये भी पता चला है कि कुल सैचुरेटेड फैट का सेवन हृदय रोग, कोरोनरी रोग या स्ट्रोक से मृत्यु के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। सरसों के तेल में, जैतून के तेल में, कनोला ऑयल में, सोयाबीन के तेल में, सूरजमुखी के तेल में और इसी प्रकार के अन्य उच्च ऑलिक एसिड के तेल की किस्मों में अच्छी मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। मूंगफली के तेल में और पाम ऑयल में भी मध्य स्तर के मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। यदि कम मात्रा में खाया जाए तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट स्वास्थ्य के लिए लाभकारक होते हैं। हमें रिफाइंड ऑयल की जगह मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। कुसुम, सोयाबीन, सूरजमुखी, मक्का और कॉटन सीड ऑयल के तेल में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अखरोट, सूरजमुखी के बीज और मछलियां पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के अन्य अच्छे स्रोत हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड शामिल हैं। साल्मन और ट्यूना जैसी मछलियां लॉन्ग चेन फैटी ओमेगा एसिड 3 के अच्छे स्रोत हैं। मछलियों में पाया जाने वाला पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स तेल में पाए जाने वाले फैट्स की तुलना में आपके हृदय के लिए ज्यादा अच्छा है। ट्रांस फैट स्वाभाविक रूप से कुछ मांसाहारी खाने के अंदर कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे आहार में अधिकांश ट्रांस फैट उद्योग उत्पादित आंशिक रूप से हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेलों से ही आता है। 1950 के दशक से बिस्कुट, डोनट्स, पेस्ट्री, केक, कुकीज, पाइज जैसे पके हुए सामानों में ट्रांस फैट बहुत ही व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तले हुए खाद्य पदार्थ, स्नैक फूड जैसे पॉपकॉर्न और मार्जरीन वगैरह में भी ट्रांस फैट होते हैं। ट्रांस फैट के सेवन का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है। ट्रांस फैट वाले आंशिक रूप से हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स यानी तेलों को अब आमतौर पर सुरक्षित नहीं माना जाता है। इनका पूरी तरह से इस्तेमाल रोकने पर गहरा विचार किया जा रहा है। कुछ डेयरी उत्पादों में स्वाभाविक रूप से ट्रांस फैट होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होते। Fact 7. हमारा शरीर सेल्स या कोशिकाओं से बना है। सामूहिक रूप से मेटाबॉलिज्म के रूप में जाने जाने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं हमारी कोशिकाओं के अंदर लगातार हो रही हैं। ये प्रतिक्रियाएं जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन कभी कभी ये फ्री रेडिकल्स का निर्माण करती हैं। फ्री रेडिकल्स अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अणु होते हैं जो हमारी कोशिकाओं में हानिकारक श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को आरंभ कर सकते हैं। इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के रूप में जाना जाता है। रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कई बीमारियों का कारण बनता है, जैसे गठिया, फेफड़े के रोग, हृदय रोग, स्ट्रोक, अल्सर, उच्च रक्तचाप,
पार्किंसंस और अल्जाइमर्स डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और भी कुछ अन्य रोग। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी और तेज हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को निष्क्रिय कर सकते हैं और हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इससे होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे इम्यून सिस्टम की भी मदद करता है ताकि वह हमारे शरीर को बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और कुछ प्रकार के कैंसरों से भी बचा सके। हमारा शरीर अपने कुछ एंटीऑक्सीडेंट खुद बनाता है, लेकिन शाकाहारी खाना खाने से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का स्तर बढ़ जाता है। कई अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। कुछ कैरोटीनॉइड्स जैसे बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन और लाइकोपिन को सब्जियों में मौजूद नारंगी या लाल रंग से पहचाना जा सकता है। विटामिन सी और विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। किसी भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को जांचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को देखा जाता है। ये इस बात का माप है कि वे फ्री रेडिकल्स को कितनी अच्छी तरह से रोक पाते हैं। ब्लूबेरी, अनार, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी और रेस्पबेरी कई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी वाले फल हैं और सब्जियों में चुकंदर, लाल मिर्च, बैगन, स्प्राउट्स और ब्रोकली अच्छे सोर्स हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा होता है। हमें खास तौर पर ये फल और सब्जियां अपने आहार में शामिल करना चाहिए। पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ यानी शाकाहारी खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा स्रोत है। हमारे दैनिक भोजन का आधा हिस्सा फल और सब्जियों से, विशेष रूप से गहरे हरे, लाल और नारंगी रंग की सब्जियों से आना चाहिए। इनके अलावा साबुत अनाज का चयन अपने आहार में करके आप भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों का सेवन करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। जहां फलों और सब्जियों से एंटीऑक्सीडेंट लेने से कैंसर और हृदय रोग का खतरा कम होता है, वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स को सप्लीमेंट के रूप में खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। Fact 8. डाइटरी फाइबर से भरपूर खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। डाइटरी फाइबर पौधों के वो भाग होते हैं जिन्हें हम पचा नहीं सकते। केवल पौधों से आने वाले खाद्य पदार्थों में ही डाइटरी फाइबर होता है। इनमें फल, सब्जियां, फलियां, मेवे, बीज, साबुत अनाज शामिल हैं। कुछ खाने के पदार्थों में ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स डाले जाते हैं जिन्हें आसानी से पचाया नहीं जा सकता। इन्हें फंक्शनल फाइबर्स कहते हैं। फंक्शनल फाइबर्स के शरीर में विभिन्न प्रभाव होते हैं, जैसे रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करना या मल की मात्रा को बढ़ाना। सीलियम और सेलुलोज फंक्शनल फाइबर्स के उदाहरण हैं। फंक्शनल फाइबर्स को उन खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है जिनमें सामान्य रूप से फाइबर्स नहीं होते, जैसे कि दही। आपके आहार का कुल फाइबर डाइटरी फाइबर और फंक्शनल फाइबर से आता है। फाइबर हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में कई तरह से योगदान देता है। फाइबर हमारे आहार को भारी या पेट भरने वाला बनाता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में पर्याप्त फाइबर होने से कब्ज को रोकने में मदद मिलती है। यदि आपके भोजन में डाइटरी फाइबर वाले खाद्य पदार्थ जैसे दलिया, फल, सब्जियां, फलियां शामिल है तो कम खाने से भी आपका पेट भर जाएगा। फल, सब्जियां और साबुत अनाज भरपूर डाइटरी फाइबर प्रदान करते हैं। ये डाइवर्टिकुलर डिजीज का खतरा कम करते हैं। डाइवर्टिकुलर डिजीज एक आंतों में होने वाली समस्या है जो असुविधा और कभी कभी गंभीर दर्द पैदा कर सकती है। इसका इलाज फाइबर से भरपूर आहार से किया जाता है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाने से आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। फाइबर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है, जिसकी वजह से हृदय रोग होने का खतरा भी कम हो जाता है। विभिन्न प्रकार के फाइबर होते हैं जो विभिन्न तरीकों से हमारे लिए अच्छे होते हैं, इसीलिए हमें प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। फाइबर को पानी में घुलने की क्षमता के हिसाब से दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। फाइबर जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें इनसॉल्युबल फाइबर कहते हैं और जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें सॉल्युबल फाइबर। डाइटरी फाइबर से भरपूर अधिकांश खाद्य पदार्थों में ये दोनों तरह के फाइबर होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। इन दो प्रकार के फाइबर्स का हमारे स्वास्थ्य पर अलग अलग असर पड़ता है। ज्यादातर इनसॉल्युबल फाइबर कब्ज का इलाज और उन्हें रोकने में मदद करते हैं। गेहूं के चोकर, साबुत अनाज से बनी ब्रेड, अनाज, ऐसे फल जिन्हें छिलकों के संग खाया जाता हो, बीज वाले फल और सब्जियां हमें इनसॉल्युबल फाइबर प्रदान करते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स को अगर लो फैट डाइट्स के संग खाया जाए तो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। दलिया, जौ, ड्राई फ्रूट्स, सेब, संतरे और अंगूर, पत्ता गोभी, फलियां आदि सॉल्युबल फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। साबुत अनाज और साबुत अनाज से बने खाद्य पदार्थ रिफाइंड अनाज की तुलना में फाइबर के बेहतर स्रोत होते हैं। होल ग्रेन या साबुत अनाज के 3 भाग होते हैं। बाहरी परत जिसे चोकर या ब्रैन कहा जाता है, आटा प्राप्त करने के लिए पाउडर बनाए जाने वाला एंडोस्पर्म। रिफाइंड अनाज में केवल एंडोस्पर्म होता है। चोकर और जड़ में अनाज के अधिकांश फाइबर होते हैं। अगर आपके खाने में 1000 कैलोरीज हैं तो उनमें 14 ग्राम डाइटरी फाइबर होना चाहिए, जो आपको दिल के रोगों से बचाता है। बूढ़े लोगों को कम कैलोरीज की आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी डाइटरी फाइबर की आवश्यकता भी कम होती है। हालांकि पुरानी चली आ रही बीमारी को रोकने की मदद के लिए सभी को भरपूर मात्रा में फाइबर मिलना चाहिए। Fact 9. पानी वास्तव में पृथ्वी के अंदर और ऊपर सभी जीवन के लिए आवश्यक है। पानी सभी जीवित चीजों के लिए प्रमुख महत्व रखता है। कुछ जीवों में उनके शरीर के वजन का 90% भाग पानी से आता है। मानव शरीर का 60% तक भाग पानी है। ब्रेन और हार्ट का 73% भाग पानी होता है। लंग्स का 83%, त्वचा का 64%,
मसल्स और किडनी का 79%, यहाँ तक कि बोन्स का भी 31% पानी होता है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन निश्चित मात्रा में पानी पीना चाहिए। ये आपके उम्र, लिंग और वातावरण पे भी निर्भर करता है। आमतौर पर एक वयस्क पुरुष को 3 लीटर की आवश्यकता होती है और एक महिला को 2.2 लीटर। हमें जितने पानी की आवश्यकता होती है वो सिर्फ पीने वाली चीजों से ही नहीं आता, पानी का कुछ हिस्सा हमारे खाने से भी आता है। पानी हमारे शरीर में कई आवश्यक काम करता है। ये प्रत्येक कोशिका के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और ये नई कोशिकाओं के बनने में मदद करता है। ये पसीने से और हमारी सांसों द्वारा हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को रक्त प्रवाह में पानी के द्वारा मेटाबोलाइज और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये मुख्य रूप से पेशाब के जरिए वेस्ट को फ्लश करने में मदद करता है। ये हमारे दिमाग या रीढ़ की हड्डी को और गर्भवती महिलाओं के पेट में बच्चों को किसी भी प्रकार के झटके लगने से बचाता है। ये लार बनाने में मदद करता है और जोड़ों को चिकनाई देता है। वयस्कों की तुलना में शिशुओं में और बच्चों में अधिक पानी होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम पानी होता है। जिनके शरीर में बहुत ज्यादा फैट होता है उनमें पतले लोगों की अपेक्षा कम पानी होता है। इतने सारे पदार्थों को घोलने की पानी की उत्कृष्ट क्षमता हमारी कोशिकाओं को जैविक प्रक्रियाओं में मूल्यवान पोषक तत्वों, खनिजों, रसायनों का उपयोग करने के लिए मदद करती है। पानी का चिपचिपापन हमारे शरीर की सभी सामग्रियों को अपने माध्यम से परिवहन करने की क्षमता में एक भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी जल की क्षमता कम महत्वपूर्ण नहीं है। Fact 10. दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है जिसे शाकाहारी हो या मांसाहारी, बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग सेवन कर सकते हैं। दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, फोलेटस, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट मौजूद होते हैं। इंटरनेशनल डेयरी जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यह बात साबित हो चुकी है कि जो लोग दूध का सेवन नहीं करते उन लोगों की तुलना में जो लोग रोजाना कम से कम 1 गिलास दूध पीते हैं वह हमेशा मानसिक और बौद्धिक तौर पर बेहतर स्थिति में होते हैं। दूध के सभी पहलुओं के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता फैले, इसीलिए 1 जून 2001 से विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चौकाघाट स्थित राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के कार्य चिकित्सा एवं पंचकर्म विभाग के वैद्य अजय कुमार के अनुसार आयुर्वेद के अनुसार दूध ओज और रस को तो बढ़ाता ही है, साथ ही वात पित्त को कम करने वाला, वीर्य को बढ़ाने वाला, कफ कारक, भारी और शीतल भी होता है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार दूध से स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस जानवर का कैसे और कब दूध पीना चाहिए। आयुर्वेद के आचार्यों ने गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, घोड़ी, हथनी, गधी, स्त्री के दूध का वर्णन किया है। इन 8 में से स्त्री यानी माँ के दूध को सर्वोत्तम बताया गया है। इसके बाद गाय और बकरी का नंबर आता है। सुबह के समय निकाला गया दूध शीतल होता है जो देर से पचता है। अतिसार यानी डायरिया के रोगियों के लिए ये बढ़िया होता है। शाम को निकाला गया दूध सारक होता है अर्थात कब्ज के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। यदि दूध को अधिक देर तक उबाल दिया जाए तो यह भारी हो जाता है, इस कारण इसके सेवन से बचना चाहिए। मोटे व्यक्तियों को नियमित रूप से केले के साथ दूध को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दूध को अम्ल द्रव्यों यानी खट्टी चीजों के साथ नहीं लेना चाहिए। सुबह या दिन की तुलना में रात को दूध का सेवन अधिक फायदेमंद माना जाता है। बहुत से लोग डिनर में ही दूध लेना पसंद करते हैं या फिर रात को सोने से पहले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात को खाना खाने या डिनर के बाद दूध का सेवन करने से भी सेहत को जबरदस्त फायदे मिलते हैं। हालांकि आपको खाने के तुरंत बाद दूध का सेवन नहीं करना होता। आप डिनर के कुछ समय बाद दूध का सेवन कर सकते हैं, नहीं तो इससे कुछ लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डाइटिशियंस के अनुसार ऐसा खास तौर पर उन लोगों में होता है जिन लोगों को दूध से एलर्जी या दूध के साथ खाए जाने वाले फूड से एलर्जी होती है। ऐसे में पेट संबंधी समस्याएं जैसे अपच, कब्ज, पेट में गैस, सीने में जलन, एसिड रिफ्लेक्स आदि समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि अगर आपने भोजन में कुछ नमकीन, खट्टे फूड्स, मांस, दही, उड़द की दाल, संतरा, आंवला या नींबू के रस आदि का सेवन किया है तो ऐसे में आपको दूध का सेवन तुरंत बाद करने से बचना चाहिए। डाइटिशियंस कहते हैं कि आपको भोजन से कम 40 मिनट बाद तक दूध पीने से बचना चाहिए। आयुर्वेद में भोजन के तुरंत बाद दूध पीने से सख्त परहेज करने की सलाह दी जाती है। साथ ही आपको खाना खाने से पहले भी कम से कम 30 मिनट तक दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने मांस, एसिडिक या खट्टी चीजों का सेवन किया है तो भोजन और दूध के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखें। अगर आप रात के भोजन के 1 घंटे बाद दूध पीते हैं तो इससे आपको बहुत से लाभ मिलते हैं। रात को अच्छी नींद आती है, भोजन का पाचन बेहतर होता है, पेट में गैस और कब्ज नहीं होता, हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं, शरीर को ताकत मिलती है, हार्मोन्स में संतुलन, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का प्रबंधन और वजन बढ़ने और दिल के स्वस्थ रखने में भी मदद मिलती है। यदि आपको दूध से एलर्जी है तो आप प्लांट बेस्ड मिल्क का सहारा ले सकते हैं।
जैसे काजू, सोया, नारियल, चावल, ओट्स, भांग के सीड्स या बादाम के मिल्क। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।